ना। हेलो, गुड मॉर्निंग। आवाज जा रहा है लड़का। के बोलते काहे नहीं आए? नमस्ते गुड मॉर्निंग कुछ करबा करा। तुम्हार पांच के मोबाइल चालू करा नहीं बना। अमित साहू सर। आवाज आवल रही। जी जी। स्पीकर बंद कर दे। यशी मिश्रा। जी सर। आवाज जा रही है? यस सर। चला ठीक। चला बंद करा। शुभम कुशवाहा। का हाल चाल है? ठीक है। चला ठीक। ऐसा कह दे रिकॉर्डिंग ना पक्का दिन कर। कान्हा। कान्हा। हाँ, बोली काल तो कहाँ रहे पढ़े हैं। रहे? लास्ट हो रहा पाठ के प्रश्न उत्तर प्रश्न हो गए रहे ना। हाँ, 11 के प्रश्न लिखवाए रहे हम तय। बन जाइए 11। हाँ। 11 प्रश्न हम पूछ सकी थे ना। चला ठीक है, स्पीकर बंद करा। क्या लिखा? अब जब शूटिंग फिर बाद में ऑफलाइन में से ऑफलाइन लागल रहा कि शुरू हो गए मुश्किलें। शासन के आदेश आवा नहीं आए तो 5 गंभीरता नहीं दिखाते रहा। चला लिखा अध्याय 5 सतह रसायन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, सुंदर पार्ट। सतह रसायन। सरफेस केमिस्ट्री। सतह रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। बहुत ऊपर तो नहीं ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एमा छोट छोट बात केमिस्ट्री के कुछ फिजिक्स के हाई।
चला जल्दी से बिना गप मारे पहले लिखा। परिचय, जल्दी लिखो। परिचय, दो पदार्थों को पृथक करने वाली सीमा रेखा को सतह कहते हैं। कंफ्यूजन है, परिभाषा 2 में से एक होती। दो पदार्थों को पृथक करने वाली सीमा रेखा माने जैसा यह बोर्ड है, सुन ले, क्योंकि पाठ की शुरुआत है, थोड़ा बताने पर ही जब भूमिका तो समझ में आ जाए, सगली पाठ समझ में आए, सब अच्छी अच्छी चीजें माने कि एक पदार्थ बोर्ड होता। अब बोर्ड के बाहर वो एक पदार्थ है ना, गैस। यहाँ का है गैस। तो यह बोर्ड और गैस के बीच में जो पतली काल्पनिक सीमा रेखा है वह क्या है, सतह। माने बोर्ड के सतह है ऊपर वाला भाग, समझ गया ना। माने पानी भरा है, यही से एक परिभाषा और होती का कि दो प्रावस्थाओं, कहा लिखा रही हम नहीं लिखा लाभ, लेकिन सुने रहा, पूरी बात समझे चाहिए। दो प्रावस्थाओं के बीच की काल्पनिक सीमा रेखा। दो प्रावस्थाओं मतलब कैसा कि ये पदार्थ दूसरा पे वास्तव में प्रावस्था ही है, कहीं ठोस है कहीं गैस। ऐसे ने पानी भरा है, मान ले काहे मोबाइल में, तो वह भाग जहां ठिके पानी खत्म होता है ऊपर वाला, और जहां ठिके गैस शुरू हो जाती है वह पानी के काया है ऊपर वाला भाग, सतह है ना। बोले के लोग हम बोलब कहिए कि मेरे से बोल सकते, अक्सर लोग कह देता किसी पदार्थ के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, सतह। जैसे मान लें कि ये डस्टर है, ये डस्टर के लिए ऊपर वाला भाग का हो गए हूं कही चारू कही में सतह है, समझ गया ना। ऐसे चारू कही गैस शुरू हो जाए। तो किसी पदार्थ का सबसे बाहरी भाग जो दूसरे प्रावस्था से घिरा होता है, जहां से दूसरी प्रावस्था प्रारंभ होती है, उसे क्या कहते हैं, सतह कहते हैं। सरल बात थी, अब सबके समझ में आई हो, बहुत को बता फिर बताते रहिए। आप पैराग्राफ चेंज करके लिखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, पैराग्राफ चेंज कर दी है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों जिसके अंतर्गत पदार्थों अर्थात मुख्यतः ठोसों, पदार्थों अर्थात मुख्यतः ठोसों के
पृष्ठ तल, कोशों के पृष्ठ तल का अध्ययन करते हैं तथा उन पर होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। सतह रसायन कहलाती है। सतह रसायन कहलाती है। तो सुन ले, एक गेहूं की बात परिभाषा में समझने वाली है, तो ध्यान दीने बस गपबाज के हम लिखान है पदार्थों के पृष्ठ तल। तो पदार्थों के पृष्ठ माने का होते सतह। अब पदार्थ लिखान है, फिर लिखा है मुख्यतः ठोसों। समझते है बात का, कंफ्यूज ना हो। जैसा है पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो हम ठोस का है लिखाने, अक्सर हम मुख्यतः नहीं लिखा के यह लिखा कर रहे हैं कि ठोसों के पृष्ठ तल का अध्ययन। ओकर कारण है कि पृष्ठ वास्तव में ठोसा भर में हो, सतह काहे कि नीचे शुरू करा। गैस के अणु सदैव गतिशील हो, गैस के अणुओं के कोनो आकार होता ही नहीं। बात समझे ध्यान से कि जब गैस के अणुओं का कोई आकार ही नहीं होता तो सतह कैसे हो। इसे हवा बहल रहा है तो क्यों कहा एक सतह कौन है, का बताओ। सतह तब हो जब आकार हो। तो गैस के कौने परिस्थिति में कब सतह होता ही। पहली बात। दूसरा द्रव, तो द्रव के कब सतह बना है ना, यही से मुख्यतः ठोस। कब द्रव की सतह बना थी, जब द्रव अस्थायी रूप से कहा बहुत दिन तक भरा रहा है ना, गढ़ा मा तलाए मा और ऊपर काई जमे लागत थी, माने सबके ऊपर वाले भाग में पानी गंदा, तो वही के कहा द्रव के सतह खराब हो रही। समझ गए। तो द्रव के सतह अस्थायी होती, वास्तव में सतह नहीं होती। नीचे का पानी ऊपर आवत है, ऊपर का पानी नीचे जब नदी में बहाता है, तो माने द्रव में सतह बहुत कम होती। द्रव में सतह का होती बहुत कम। तो सतह काहे में होती, सिर्फ ठोस में। काहे में, ठोस में। तो तू क्यों पढ़ाई दे या किताब में कहीं पाया जा के सतह रसायन किसे कहते हैं, तो अक्सर किताब में क्या लिखा रहता है, ठोसों के पृष्ठ तल का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा, रसायन विज्ञान की जिस शाखा से करते हैं उसे सतह रसायन कहते हैं। समझ गए बात का। ठोसों माने आप ठोस ना कहिए, हम पदार्थों कह सकते थे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के पृष्ठ तल यानी सतह। समझ गए। सतह जैसे पेन है तो कुछ रासायनिक, ध्यान दे यह बात कि पेन है, मान ले कुछ रासायनिक क्रिया ऐसा होती, कुछ पदार्थ ऐसा होता जिससे खासतौर से धातु जतन कि जब कौनो चीज हम अटैक करी तो सबसे पहले ऊपर ही क्रिया करी, अंदर क्रिया न करी। जब कौनो पदार्थ में सिर्फ ऊपर वाले भाग में रासायनिक परिवर्तन हो तो एक अध्ययन जो शाखा से केमिस्ट्री करी थे वही का करी थे, सतह रसायन। बिल्कुल समझ गए। अब आजकल सतह रसायन के बहुत महत्व है, काहे कि सबसे बड़ी, ध्यान दे आगे आ जाए बात सब समझ में आ जाए। शुरुआत में गप्पे समझ लाएगी का पढ़ेगा आपका पाठ में, दिमाग में तो रहा है। 5 हेडिंग है ये पाठ में, 5 हेडिंग एकदम सरल ही। पहले का अधिशोषण, फिर उत्प्रेरक, कोलाइडी विलयन, एंजाइम, एक आख और छोट
तो उत्प्रेरक हो चुका, बात आप बोल चुके। तो यह 5 हेडिंग है ये पाठ। पहला ही हेडिंग तुमका अच्छे से समझे पर अधिशोषण, तो आप समझ गए सतह रसायन का है। कौन सुन ले एक बेर। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के या ठोसों के सतह पर होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी दीवार आप देखा, जब ऐतिहासिक इमारत है जैसे ताजमहल, ओकर दीवार खराब बोल रहा है, तो दीवार खराब बोल रही है मतलब वो एकाएक दीवार अंदर से नहीं खराब बोल रहा, बाहर से क्षरण बोल रहा है। तो के अंतर्गत आपत है सतह रसायन के। लोहा का हम बाहर फेंक दे, लोहा हम जंग लागे लागत है, के अंतर्गत है सतह रसायन के अंतर्गत है ना। तो माने धीरे धीरे हालांकि अंदर तक पहुंच जाता है। शुरुआत में जंग ऐसा घटना जो धीरे धीरे होती, पहले ऊपर हुई फिर अंदर जाई फिर अंदर जाई। तो माने समझ गए सतह रसायन का है। दूसरी चीज तो का बोलन अब तक में हम 10-15 मिनट में पहले सतह के परिभाषा और दूसरा सतह रसायन की परिभाषा। एक बात ध्यान दे, हर बेर हर पाठ की शुरुआत की कही थी, जैसे केमिस्ट्री वही से नहीं बने कौनो पाठ, जैसे पाठ के परिचय नहीं बने। तुमसे पाठ के परिचय न बनी, ऊपर वाली बात हल्की वाली न बनी तो अंदर घुसवे तो ना ही समझता। अब जैसे हम सतह की बात रसायन की बहुत बात समीकरण नहीं मान ले पढ़ाओ, पर जब तू सतह जे न सुने रहे ध्यान से कंफ्यूज रहे के पूछ दे तो मुंह फाड़े रहे तो कस के काम चली। समझ गया आप। तो सतह का है दो पदार्थों के बीच की सीमा रेखा या वह काल्पनिक सीमा रेखा जो दो प्रावस्थाओं के मध्य में है। कैसा क्यों बोल सका प्रावस्था माने जैसे किताब है या पेन है, तो जहां गैस शुरू हो रहा है या पेन के शरीर है और जहां हवा शुरू हो रहा है, ये हवा के और पेन के बीच जो पतली काल्पनिक सीमा रेखा है, खींची नहीं है, वह क्या है सतह सरफेस। एक अंग्रेजी में क्या और बात कहा था इंटरफेस, याद रखते हैं। जब दो पदार्थ के दो प्रावस्था के बीच की बात याद है तो मनइयों का कहा कह देते इंटरफेस, हम लिखे हैं सरफेस। एक केमिस्ट्री की भाषा में शब्द का हो सकता है इंटरफेस। इंटरफेस माने बीच के तल है ना, फेस माने का होता तल सतह, समझ गए ना। दूसरे जब पॉइंट तो का समझ में आएगा का सतह और सतह रसायन। अब छोड़ के एक लाइन और लिख ले नीचे, एक के बाद आगे बताइए, हेडिंग शुरुआत करिए। एक बात याद रखे हम बोले कि गैसों में कोई सतह नहीं होती। कोई कहते क्यों नहीं होती, क्योंकि गैसों के अणु सदैव गतिशील होते हैं तथा गैसें आपस में मिश्रणीय होती है। जौन चीज वो आपस में मिल जाए वो हम कौन सतह होगी, है ना। जौन चीज वो आपस में मिल जाए माने वो कर आकार न बन पाई। जब तक कौन पदार्थ के आकार निश्चित न हुई तब तक वो कर सतह न हुई। हम 5 ठोस द्रव गैस में पढ़े हैं, कहा पढ़े हैं, अभी पुरान बात बोलो समय लग गई। कहा पढ़े हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका आयतन एवं आकार निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता द्रव कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित नहीं होता गैस कहलाते हैं। तीनों परिभाषा आता नहीं है, परिभाषा ठोस द्रव गैस की। ठोस कहते ऐसे पदार्थ या पदार्थों की वह अवस्था जिसमें आयतन एवं आकार निश्चित होता है। जो कहते ठोस के बारे में और बतावा, क्या बताओ ठोसों पर जब तक बाह्य बल आरोपित न किया जाए वो अपना स्थान परिवर्तित नहीं करती। जिससे कुर्सी धरी है तो अगर इनमें बाह्य बल न लागे तो अनंत काल तक ही कुर्सी धरी रही। बाह्य बल का मतलब ही नहीं कि हम हाथ से हटाए, हवा पानी में न लागे, हवा पानी बाह्य बल आए, हवा पानी लागी तब या सड़ सकती कर सकती हट सकती। माने एकदम स्पेस में हो, अंतरिक्ष में हो, माने जहां बिल्कुल सो वातावरण, अगर वहां कौनो चीज धर दे ठोस पदार्थ तो तब तक रखा रही जब तक वो में कौनो बाह्य बल कबो न लागी, माने अनंत काल तक। समझ गए। तो ठोस आके ठोस के बारे में और बतावा तो क्या बताओ ठोसों के अणु आपस में
प्रबल आकर्षण बल द्वारा बने हुए। समझ गए? ठोस के लक्षण है बोले दे सब बात केमिस्ट्री में स्टार्टिंग यह आई, यह जैसे नहीं बने तैसे नहीं बने केमिस्ट्री, बार बार तुमको बता ही लाए। आधारभूत संरचना बना चाहिए कौन चीज के आधारभूत कॉन्सेप्ट। तो ठोस क्या है? ठोसों के कण आपस में प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, जबकि द्रवों के दुर्बल और गैसों के बीच कोई आकर्षण बल ही नहीं होता, नगण्य होते हैं। इसीलिए तो गैस के अणु हमेशा गतिशील होते हैं, है ना? तो ये सब बात तुमसे बनना चाहिए। सर द्रव के बारे में बता दे 2-3 पॉइंट। द्रव क्या है? जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। माने 1 लीटर पानी है या 1 लीटर दूध है, 1 लीटर ही रही, आयतन निश्चित रही, आकार निश्चित न रही। पानी को बाल्टी में भरवे बाल्टी में चला जाई, बोतल में भरवे बोतल में घुस जाई, माने आकार अपन बर्तन के हिसाब से बदल लेता है। जमीन में खुला छोड़ देवे, गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष बहे लाती, जस के भुइया उतारी तस का ढंगा लागी पानी, तो माने पानी के कोनो आकार नहीं होता है। समझ गए? और का बताओगे क्यों पानी के बारे में? तो लिख देवे द्रवों, पानी मतलब द्रव, द्रवों के अणुओं के बीच ठोसों की तुलना में दुर्बल आकर्षण बल या कम प्रबल आकर्षण बल होता है। समझ गए? बन जाइए। अब गैस के ऊपर है बोलते हैं कि अब आगे काम पर कर सकते, लिखवाओ संभव नहीं आई, 6वां-8वां चीज आई। गैस का ही पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन एवं आकार दोनों निश्चित नहीं होती, यही परिभाषा भी है गैसों की कि पदार्थ की वह अवस्था या ऐसे पदार्थ जिनका आयतन एवं आकार निश्चित नहीं होता। और के ऊपर गैस के बारे में बतावत हुआ गैसों के अणु सदैव गतिशील होते हैं, गैस के अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता या नगण्य आकर्षण बल बहुत कम, कबो कबो किताब में बहुत ही कम, अति सूक्ष्म बहुत कम आकर्षण बल होता है, जिसे हम नगण्य कह सकते हैं, है ना? गैस के अणु विभिन्न दिशाओं में सदैव गतिशील रहते हैं। गैस के अणु जिस पात्र में रहते हैं उस पात्र की सभी सतहों पर समान दाब उत्पन्न करते हैं, है ना? ये गैस का अणुगत सिद्धांत हुआ है। गैस के गुण माने गैस का अणुगत सिद्धांत दिने रहेंगे का नाम रहा उनका बर्नौली शायद, है ना? फिजिक्स में तो बात पढ़े हुई गैस का अणुगत सिद्धांत अपन पढ़वे जिन्हें पढ़े हुई था बराबर में कहा हूं। तो इस दूसरे ठोस द्रव गैस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आ जा अपने पॉइंट में कि हम कहा पढ़े सतह, तो सतह मुख्य रूप से कहाँ होती? ठोस में। सतह रसायन का है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ठोस पदार्थ की सतहों पर होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, है ना? थोड़ा लिखा नीचे पैराग्राफ से निकल के बहुत धड़ाधड़ बोल। पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिख दिया हूं, किसी पदार्थ का घुलना क्रिस्टलीकरण संक्षारण, पदार्थ का घुलना क्रिस्टलीकरण बोली लाए, क्रिस्टलीकरण संक्षारण इलेक्ट्रोडों पर होने वाली रासायनिक क्रियाएं इलेक्ट्रोडों पर होने वाली रासायनिक क्रियाएं विषमांगी उत्प्रेरण
आदि घटनाएं मुख्यतः सतह पर ही होती हैं। आदि घटनाएं मुख्यतः सतह पर ही होती है। छोट के बात थी, शुरू में टाइम ले ला है कि तुमसे ही कंफर्म हो जाए क्यों कहे सतह रसायन का परिभाषा बताए के फिर बता देवे कि ऐसा कुछ क्रिया ही दो चार चुनाव ऐसा कि जब क्यों कहे सतह पर कौन बता देवे कि कौनो पदार्थ घुला लागत ऊपर चिपका लागत कौनो पदार्थ के संचारण हो लागत है तत्वन के संचारण में जंग बताए जो उदाहरण इलेक्ट्रोड पर जो क्रिया 5 बिलियन में विद्युत अपघटनी से पढ़ चुकल है तो ओकर इलेक्ट्रोड के का होता है ऊपर क्रिया करत है ऊपर सतह पर इलेक्ट्रॉन आवत जात समा या आयन 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 बना समा है ना तो ये सब क्रिया का ही सतह रसायन के उदाहरण है। अब सबसे बड़ा सतह रसायन के जो उदाहरण है वो वाली क्रिया है तो वह हेडिंग शुरुआत 5 हेडिंग पढ़ाओ। तो पहली हेडिंग लिखा अधिशोषण। अधिशोषण आवाज अपने मुख्य बिंदु में परिचय हो चुकी है। अधिशोषण अवशोषण नहीं लिखे का है बहुत जने एकाग्र में जाने लागे हुई पहले पढ़े हो गए। अधिशोषण अंग्रेजी में लिखा कहा था एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन कितनी सुंदर स्पेलिंग है। अवशोषण का कहा था एब्जॉर्प्शन और अधिशोषण का कहा था एडजॉर्प्शन। अंग्रेजी जरूर लिख लेना। अधिशोषण लिख लेना है तो गप सुन ले 1 मिनट आधा सेकंड एक के बाद फिर लिखा दी। अधिशोषण का है वह बात अब जो बतान का जैसे ही मान ले कौनो पदार्थ आ रखा कौनो ठोस पदार्थ आ रखा है ना तो जब एक सतह पर एक बाहर वाले भाग पर कौनो चीज हुआ कि जुड़ जाए चपक जाए है ना एक बाहर वाले भाग पर कौनो दूसरा पदार्थ आ जाए अस्थायी रूप से परिभाषा लिखाओ तो थोड़ा सही शब्द में लिखाओ फिर पहले समझे खितरिये में समझा का कि कौनो पदार्थ के सतह पर कौनो अन्य पदार्थ के कण आकर अस्थायी रूप से जुड़ जाए समझ गए वह है अधिशोषण। आदि का मतलब होता है आधा। अधिशोषण के उपाय क्या हुई आदि माने होते का आधा अवशोषण माने अवशोषण आधा अवशोषण समझ गए। यह जब ऐसा बात याद रखा है व्याख्या कहता है तो दिमाग में बैठ जाते है बहुत को पढ़े नहीं पड़े कि अधिशोषण वैसा अधिशोषण भर शब्द दिमाग में रखबे तो विषय जई का आया है परिभाषा न बनी तो अपने दिमाग से पहले ओका सरल कर ली कि अधिशोषण ना हो अधिशोषण माने आधा अवशोषण माने जब कौनो पदार्थ जैसे हम कौनो एक हम पानी में धाई दी तो जो पानी है वहां अंदर तक घुस गया तो ये अवशोषण है फिर अधिशोषण ना हो का है अवशोषण तो जो पानी का कण बाहर से क्रिया करेगा अंदर ना घुसे तो का है अधिशोषण समझ गए बन जाइए बने चाहिए। एक बात ध्यान देना बार बार हम कहा ठोस भर लिखाओ पर सही बात यह है कि मुख्य रूप से सतह ठोस में होती इनसे ठोस भर वो बोला पर कबो कबो द्रव हो सकता समझ गए ना माने अधिशोषण की क्रिया मुख्य रूप से ठोस की सतह पर होती है तथा कभी कभी द्रवों की सतह पर भी हो सकती है। अब और थोड़ी बात सुन ले फिर लिखाई का
अब देखा इनके दो पदार्थ होते, एक पदार्थ जौने के सतह पर, ध्यान से समझे बात का, जो लिखवाऊ आगे की चीजें बोली लाए, जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण हो रहा है उसे अधिशोष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोष्य। और जो पदार्थ बाहर से आवला है, एक चक्कल है, एक नहीं, जो पदार्थ बाहर से आ रहा है उसे क्या कहते हैं? अधिशोष्य। और जौने की सतह पर चक्कल रहा है, जैसे लोहे का टुकड़ा मान ले, देखा कब? अधिशोषक। क्या कहा? अधिशोषक। ध्यान देना, कंफ्यूज ना हो कि जौने पदार्थ, जिसे ये बोर्ड हमारा है, ये बोर्ड में पानी आके चपक गया है, सबसे सरल बात, अपने उदाहरण सुन ले बनेला। ये बोर्ड अब है, बोर्ड में पानी आके बाहर से हमें क्रिया करे लागे, बोर्ड के खराब करे लागे। बोर्ड का है? अधिशोषक। अब पानी का है? अधिशोष्य। समझ गए? जौन पदार्थ बाहर से आवे वह अधिशोष, जौने की सतह पर चक्कर हुआ अधिशोषक। अब ध्यान दें, अधिशोषक मुख्यतः ठोस होता है। 99% अधिशोषक का होता है ठोस, और 99% अधिशोष्य का होता द्रव के गैस। समझ गए? माने कौनो पदार्थ से गैस जाए की क्रिया कर लेती है, कौनो पदार्थ से द्रव जाए की क्रिया कर लेता है। जे जाए चिपक जाए वह अधिशोष्य आए, और जे के सतह पर चिपक गया हुआ अधिशोषक आए। ऐसे सरल नहीं बतावा जाता है। जैसन बोलन है तो जे काखा गाघा पढ़े रहा हुई, एक कौन पढ़े हुई कौनो कक्षा में तेरू की बनेला। बात ये समझ ले, एकदम बेस बनाई तुमका काखा गाघा के नहीं समझा, जल्दी से निकाल शोषण परिभाषा। अब जेकर चित तंतई हुई रोटी खाए मां, यही का ना समझ में आई। चला लिखा अधिशोषक की परिभाषा। किसी ठोस या कभी कभी द्रव, मुख्य रूप से ठोस है, बार बार कहने के ऐसा बोला तो कंफ्यूज अब ना हो। मुख्य रूप से अधिशोषण कहाँ होता है? ठोस पर। कबऊ कबऊ द्रव में हो जाते, सतह बन जाती था। तो किसी ठोस या कभी कभी द्रव पदार्थ की सतह पर किसी अन्य द्रव अथवा गैस, सब यही से पहले समझा चुके हैं, कंफ्यूज ना हो। अधिशोषक का हो सका था? द्रव के गैस। और अधिशोषक का हो सका था? ठोस अथवा द्रव। क्या लिखा है? किसी अन्य पदार्थ जैसे द्रव अथवा गैस के अणुओं का आकर्षित होकर अस्थायी रूप से जुड़ना, अस्थायी रूप से जुड़ना, अस्थायी, अस्थायी नहीं, अस्थायी रूप से जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, ये आप समझ में आए, घोल पुन के ना बोला कि कौनो ठोस और द्रव पदार्थ के सतह पर कौनो अन्य पदार्थ जैसे द्रव और गैस के अणु आय और अस्थायी रूप से जुड़ जा।
यह का है अधिशोषण भाई होत का है अंदर के बात के पूछ दे, चूंकि परिभाषा 3-4 मिनट से एका लिखावा जा सकता अर्थ वह निकली चाहे जे लिखावा, लेकिन शब्द हम ही जैसे दोबारा लिखाओ कहा हो सकते कुछ शब्द बदल जा, है ना। ऐसे कि बात सामान्य है, लिखावे का तरीका अपन हो तो उनका हम ऐसा लिखाई दे उन्हें तो समझ में आ जाए, शब्दन का सरल कर दे, है ना। तो किताब में थोक मान ले कि इधर उधर लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होता है, अर्थ सेम टू सेम यह निकला जाएगा कि कौने ठोस और द्रव पदार्थ के सतह पर कौने द्रव और गैस पदार्थ के अणु जब आय का अस्थायी रूप से जुड़िया तो यह घटना का कहावत थी अधिशोषण एडजॉर्प्शन। लिख ली है पैराग्राफ चिन्ह के नीचे लिखा ठोसों की सतह पर मुक्त संयोजकताएं ठोसों की सतह पर मुक्त संयोजकताएं उपस्थित होती हैं। मुक्त संयोजकताएं उपस्थित होती है, अतः इन मुक्त संयोजकताओं को संतृप्त करने के लिए देखा ये केमिस्ट्री की बात किया लिखा है कि अधिशोषण वास्तव में काहे होता है, काय है केमिस्ट्री की भाषा में कैसा कि ठोसों की सतह पर मुक्त संयोजकताएं होती है, अतः इन मुक्त संयोजकताओं को संतृप्त करने के लिए किसी अन्य द्रव अथवा गैस के अणु आकर्षित होकर जुड़ जाते हैं, जिससे ठोस की सतह का सांद्रण बढ़ जाता है। अर्थात अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है। देखा पृष्ठव्य का कहा था बता रहे ना, सतह रसायन एक सतह कहा था या सरफेस या इंटरफेस या पृष्ठ, है ना। अर्थात अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है। बस अपनी परिभाषा ही या एक लाइन और समझ ले। देखा पढ़े के बाद कोनो पाठ तुमका ही लागे कि हम पढ़े है, जब तक तुमका ही नहीं लाग के हम पढ़े है तो पढ़े से का मतलब है। जैसे पाठ की भूमिका हम पढ़ाए तो तुमका ही एकदम सरल हो जाए चाहिए, क्योंकि पाठ में कौनो आगे अंदर कठिन होता है। शुरुआत बार बार एक काहे बोली लाए, बहुत जने रफ में लिख लेवे काल पूछा शोषण का तो मुंह फाड़े रहबे, बिल्कुल न बोलबे, फिर दूसरे में दूसर बताए लगबे।
अच्छे से इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो चाहे तुम्हारे पास कि अधिशोषण की परिभाषा हर हालत में मुख्य चीज अधिशोषण है, जरूर है कि अधिशोषण किसे कहते हैं, अधिशोषण की विशेषताएं लिखिए या अधिशोषण के अनुप्रयोग लिखिए या अधिशोषण की क्रियाविधि लिखिए। कई पॉइंट है, हमारा कठिन चीज लंबी बात थी। तो अधिशोषण की जो परिभाषा न मिली बनी, फिर उत्तर लिखत कस के बनी आगे वाला। तो अधिशोषण काहे होता है, कौनो ठोस पदार्थ के सतह पर, ध्यान दीजिए नई चीज आए, जानते हैं तो पांच कुछ जानी, तो कौनो ठोस पदार्थ के सतह पर मुक्त संयोजकता, यह बिल्कुल नियम आए। जिससे धातुअन में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो हमारा, तब न धातु करंट देती है। धातु विद्युत एवं उष्मा की सुचालक होती है, क्यों कोई कह दे, क्या बताओगे? ब्रह्मा पढ़ते हैं, एक लाइन में उत्तर बोलत बने चाहिए ना कि धातुएं विद्युत एवं उष्मा की सुचालक क्यों होती है, तो क्योंकि धातुओं की सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त संयोजकता आए, ऐसा नहीं सब पदार्थन के सतह पर धातुओं पर और जेके जितना ज्यादा मुक्त संयोजकता रही सतह पर उतना ज्यादा अधिशोषण हुई, या नियम होते देखा। ऐसे को दूसरे को तो नहीं, मुक्त संयोजकता माने दूसरे से संयोग कैले वाली क्षमता के कुर्सी कह सकते हैं। तू जैसे कहा उठे तू गए केहू की घरे, और जो खाली कुर्सी बहुत है तो बहुत को लोग बैठ सकते हैं, जो खाली कुर्सी नहीं है कस के बैठ गए न जुड़ पाए। ऐसा है द्रव माँ और गैस और मुक्त संयोजकता नहीं होती, काहे नहीं होती कि अपसय में मिल जाते हैं दूसरे में, अपसय में क्रिया करके अणु बनाए लेही और कुछ बनाए लेही। धातु वैसा नहीं, जैसे दीवार है या कौनो न कौनो परमाणु से बनी है ना, ये बोर्ड कौनो न कौनो परमाणु से बना है। तो अब अंदर वाले जो परमाणु, हाँ जिसे समझा बात का थोड़ा ये कठिन चीज है, थोड़ा समझावे प्रयास कर जाए। तो जैसे मान ले या नहीं है, अब बहुत के नहीं आपस में जुड़े, सोडियम के बहुत बड़ा ढेला है। तो अब जो बीच वाले सोडियम का परमाणु उसे चालू कहिए दूसरे से बधे हम, तो जो ऊपर परमाणु हुई सतह पर, तो वो तीन कई तो बधे हैं, ये कई बधे हैं, अंदर कई बधे हैं, पर ऊपर तो कुछ है ही नहीं। उस पदार्थ का सतह का मतलब समझते हैं, जहां ऊपर कुछ न हो दूसरा प्रावस्था शुरू हो जाए, तो जहां कुछ नहीं आए ऊपर वाली संयोजकता का हो, जिससे पेन के रेखा इनसे सरल लेकर नहीं समझावा जा सकता है। प्रयास हम कर लायक तू समझ जा मुक्त संयोजकता वाली बात। ये अलग से पूछा था कि पेन मां जौन अंदर कण हमा तौन चारू कैसे बंधेगा, जौन बाहरी एक पदार्थ है कि तीन कैसे तो बंधा है, तो ऊपर कहीं हमें कुछ नहीं आए, लेकर मतलब ऊपर हमारे इतनी क्षमता ही कि केहू का अपने में जोड़ ले, समझ गए? तो ठोस पदार्थों की सतह पर क्या होती है, मुक्त संयोजकताएं होती है, और यही कारण है काहे का, अधिशोषण का। अधिशोषण क्या है, तो अधिशोषण किसी ठोस पदार्थ की सतह पर किसी अन्य द्रव अथवा गैस पदार्थों के अणुओं को आकर्षित होकर अस्थायी रूप से जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण वास्तव में क्यों होता है, तो ठोस पदार्थों की सतह पर मुक्त संयोजकताएं होती हैं, इन्हीं मुक्त संयोजकताओं को संतृप्त करने के लिए इन्हीं अन्य द्रव अथवा गैस पदार्थ की अणुआकर अस्थायी रूप से जुड़ जाते हैं। ये अधिशोषण आए एका लोग कठिन माना था, जब ये भाषा न समझे रहा था, एक दो क्लास में पढ़वे चाहे हम पढ़ाई कौनो मास्टर, तो परिभाषा खट से लिखाई दे है सरल बात, इतना गप जब न मार जाई दिमाग में न बैठी लागी हो गए अधिशोषण परिभाषा परीक्षा में पिछड़ जाती, और जब पूरा अंतिम तक गप सुने रहा है अंदर के बाद, तो फिर परिभाषा अपने से बना के लिखते है ना। एक फिर रटे नहीं पड़े, केमिस्ट्री में रट के नहीं पढ़ सकते, याद रखते, बार बार बता रहे केमिस्ट्री ऐसा विषय है जौने में समझी के पढ़ा जा सका, रट के नहीं पढ़ा जा सका। रटबे तो कतनी परिभाषा रटबे, कई समीकरण रट के याद करबे, समीकरण लिखत बने लागे चाहिए न के रट के, समझ गए ना। तो ये अधिशोषण का अच्छे समझ गए।
जल्दी से थोड़ कर लिखा। एक हेडिंग बोल चुके हैं हम, अधिशोषक। अधिशोषक समझा चुके हैं का है, सब क्यों जाने लागे, हम जानी थी। अधिशोषक अंग्रेजी एक जरूरी है, अक्सर कॉलेज वॉलेज में लोग अंग्रेजी में बोला था। एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट। और जब अंग्रेजी हेडिंग के ना जाना है तो का पाठ कब चर्चा करे हो, तो तू यहाँ से खूब सुंदर पढ़ के गए ना। अब रीवा में जावे, मान ले रीवा में प्रोफेसर लोग ऐसे करा था, पढ़ाऊता वन मक्टर महा उतार के कंप्यूटर से, तो मान ले कि जो निकाह जो पढ़ावत है ना, तो जान के अंग्रेजी बोलत है, तो तू यहाँ से अधिशोषण पढ़ के गए और वहां एडजॉर्प्शन बोले लागे, तो का समझ में आई जो अंग्रेजी न पढ़े रहा बेटा, एक कब न समझ में आई। यहीं से हेडिंग के अंग्रेजी जे का आगे पढ़े का तो बहुत जरूरी हो जाना, ऐसे लोग जाने का जौन गमैया प्रोफेसर होता है वहाँ कॉलेज में मास्टर, तो वह जान के अंग्रेजी बोलत है कि जौन लड़का जाना किया बहुत होशियार मास्टर, अब लड़कन के समझ में आवे चाहे नहीं आवे, इधर उधर अंग्रेज, अब जो अंग्रेजी बोलते हैं ज्यादा डिस्टर्ब न करबे। समझ गए? लिख लिया अधिशोषक का है, परिभाषा हम बोल चुके हैं, जल्दी से लिखा, समय कमी। वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण की घटना होती है, वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण की घटना होती है अधिशोषक कहलाता है। बता चुके रहना है, लिखवाई ला है कि आवत परीक्षा में तुमने से बोल चुके हैं, सब तो जाने लागे हमारे हिसाब से। वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषक की घटना होती है, अधिशोषण की घटना होती है, अधिशोषक कहलाता है। एक लाइन नीचे लिख ले, अधिशोषण की क्रिया मुख्यतः ठोस पदार्थों की सतह पर अधिशोषण की क्रिया मुख्यतः ठोस पदार्थों की सतह पर तथा कभी कभी द्रव पदार्थों की सतह पर होती है। लिख लेना है। किस्सू का नाम है अजीत, किस्सू बोलो। हाँ समझ में आ रहा है? जी सर जी। हाँ तो जान जौन सरकार कहा लाई तो लागत है भाई, कोचिंग की अनुमति ना मिली जी, स्कूल अब ना खुली, फीस कितनी जमा करे है? 1000 है ना, 500 और भेज दे, नहीं व्यवहार अब नसाल रहा है बहु लड़कन से, तुमसे तो मान लेना ना सही, तुम्हारे 1000 जमा 500 भेज दे बेटा। हाँ जी सर जी। आज वो कुछ लड़कन का डिलीट करा, फिर चला ठीक होगा, बंद कराया सबके।